हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग का प्रीवियस वीडियो चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट या फिर हम कह सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रा, उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वॉन्डरवॉल। ये हालांकि मैं पिछले वीडियोस में भी लिख चुकी हूँ पॉइंट्स में, जो है वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन कह सकते हैं, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। एंड फोर्थ है हमारा एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट, जिसका एक नाम और है स्पेस इफेक्ट। ठीक है, एच बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन एंड एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट। ये चार जो फैक्टर्स हैं वो हमारे आईआर स्पेक्ट्रा कह सकते हैं, सॉरी एनएमआर स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं केमिकल शिफ्ट, इसको हमारे को अफेक्ट करते हैं। जहां मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा दिया था, आज हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरीके से होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन देते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट कौन देता है? जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे अगर मान लीजिए मैं CH3 के आगे CH3 लगा दूं और CH3 के आगे मैं लगा दूं F, और मैं कहूं कि ये जो CH3 है इस पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है और इस पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर, यानी कि F जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O। क्लियर, अगर बात करती है इस CH3 की, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? वो प्लस आई इफेक्ट, जैसे कि CH3 है ना। और एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं हम R ग्रुप। जितने भी R ग्रुप है, एल्काइल है, मिथाइल, इथाइल जो भी है, ये सारे हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। अभी इतना याद रखो। चलिए देखिए, यहां मैंने FNO लिख देना है, FN, छोड़ो बॉन्ड को छोड़ो, F का एक होता है, O का दो और N का तीन। अगर बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन तीनों की अगर बात करें और पूछे कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, ये CH3 को मैं मान के चल रही हूँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आता होगा आपको हाइब्रिडाइज निकालना, हाइब्रिडाइजेशन sp है और ये sp है। आपको पता है परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है। परसेंट एस कैरेक्टर अगर आपको नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे जीओसी की प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पे परसेंट एस कैरेक्टर आपको मैंने समझा रखा है। तो जिसका इसका परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, 50% है इसका परसेंट एस कैरेक्टर, इसका 33.33% है और इसका 25% है। ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज, ये सब चीजें हमारी काम में आने वाली है आगे आने पर। ठीक है, तो अभी समझो इसको, परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है नीचे आने पर। देखो 25, 33, 50 परसेंट एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और वो क्यों होती है मैंने समझा रखा है, जीओसी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां देखना। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर बात करें इन तीनों की कंपैरेटिवली, इसका ऑर्डर देखिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो कंपैरेटिवली, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, क्योंकि ये परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है इसमें। तो अगर बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड थर्ड पे आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हल्का फुल्का CH डबल बॉन्ड CH2 दे। लेकिन अगर बात करें एल्केन्स की, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है हमारा, ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ये आगे आने पर क्वेश्चन भी बहुत बनता है इस चीज से, है ना। मैं आगे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट, वॉन्डरवॉल इफेक्ट और हमारा स्पेस इफेक्ट तीनों को पहले क्लियर करूंगी, फिर तीनों में जो कंट्रोवर्सीज वाले एग्जांपल है उनको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं प्रोटॉन से, मतलब किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, वो
प्रोटॉन को डी शील्ड कर देते हैं और सिग्नल हमारा डाउन फील्ड की तरफ चला जाता है और डेल वैल्यू मेरी आती है मोर डेल वैल्यू। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो सिग्नल प्रोटॉन्स को शील्ड कर देते हैं। क्यों करते हैं? हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगेन देख लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो प्रोटॉन्स को शील्ड कर देते हैं, सिग्नल अप फील्ड की तरफ चला जाता है और डेल वैल्यू आती है लेस डेल वैल्यू। क्लियर हो गई बात? अब ऐसा क्यों हुआ एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो जो हाइड्रोजन है उसको जैसे ही हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, B0 लगाते हैं, जैसे ही प्रोटॉन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, प्रोटॉन क्या करने लगता है? रेजोनेंस करने लगता है। लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या करने लगता है? रेजोनेंस करने लग जाता है। ठीक है, और उसी रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि हमारा सिग्नल आता है। क्या आता है? सिग्नल आता है प्रोटॉन का। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने प्रोटॉन को कवर कर रखा है, प्रोटॉन को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ठीक है, अभी मैं 60 टेस्ला इसको B0 दिया, ठीक है, और मेरा प्रोटॉन को कवर नहीं कर रखा, नॉर्मल प्रोटॉन है मेरा, और 60 देने पर मुझे मेरा जो प्रोटॉन है 60 B0 या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, यूनिट ध्यान नहीं रख रही मैं, यूनिट को नहीं बोल रही, 60 बोल रही, केवल 60 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये मेरा प्रोटॉन अपर स्टेट पे रेजोनेंस करने लग गया। अगर मैं इसको कवर कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ? कवर इसको अगर मैं कर देती हूँ तो क्या होगा? अब ये जब प्रोटॉन कवर हो गया तो अब इसको रेजोनेंस कराने के लिए मुझे हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी नहीं सॉरी, हायर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप करना पड़ेगा। 60 पर नहीं होने वाला ये रेजोनेंस, अब 70 पर भी, मान लो 70 दिया मैंने और 70 पर भी नहीं हुआ तो फिर 80 देंगे, फिर 90 देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये प्रोटॉन जो शील्ड किया मैंने, उसको कवर किया, कवर मतलब शील्ड करना, जैसे मैंने उसको शील्ड किया वैसे क्या हुआ? मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप करना पड़ा इसको रेजोनेंस कराने के लिए। मान लीजिए 90 पर ये क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया, कवर कर लिया मैंने, उसके बाद 60 पर नहीं हुआ, किस पर हुआ? 90 पर जाके हुआ। ठीक है, तब 90 पर जाके हुआ मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ा? अप करना पड़ा। इसका मतलब ये सिग्नल मेरा कहां चला जाएगा? अप फील्ड की तरफ चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अप फील्ड की तरफ। सपोज करो कि मैंने कवर नहीं कर रखा इसको तो मेरा 60 से ही काम चल जाएगा, यानी सिग्नल कहां चला गया? डाउन फील्ड की तरफ चला गया। यानी कि अगर मैंने कवर नहीं किया हुआ, डी शील्डेड है, कवर नहीं किया हुआ डी शील्डेड है तो सिग्नल कहां चला जाएगा? डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा। अगर कवर कर रखा है तो मुझे अप करना पड़ेगा स्ट्रेंथ को, और सिग्नल कहां चला जाएगा? अप फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये कवर करने से क्या मतलब है? कवर करना क्या होता है? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे CH है, ठीक है, इस प्रोटॉन को जैसे ही मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाती हूँ, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों। ठीक है, तो जैसे ही B0 मैंने अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन में क्या करने? सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या करने लगते हैं? ये घूमने लगते हैं, और सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते ये प्रोटॉन को कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रोटॉन्स को कवर कर लेते हैं। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, किसकी बात कर रही हूँ? पाई के नहीं, सिग्मा की बात कर रही हूँ। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही B0 अप्लाई किया तो वो घूमने लग जाते हैं, मतलब उसके प्रोटॉन्स के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाते हैं, या प्रोटॉन्स को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब प्रोटॉन चारों तरफ से कवर हो गया, यानी शील्ड हो गया, तो आसानी से रेजोनेंस नहीं करेगा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या करना पड़ेगा? अप करना पड़ेगा। मतलब सिग्नल कहां जाएगा? अप फील्ड पे जाएगा। ठीक है, यानी कि कवर हो गया, शील्ड हो गया, तो सिग्नल कहां जाएगा? अप फील्ड की तरफ जाएगा। अब मेरे पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कवरिंग अच्छे से होगी, तो स्ट्रेंथ को और अप करना पड़ेगा, तो सिग्नल और अप फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पे कम है इलेक्ट्रॉन, तो कवर नहीं कर पाएंगे अच्छे से जब कवर नहीं कर पाएंगे तो आराम से कम एनर्जी में या कम मैग्नेटिक फील्ड में सिग्नल हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी कि 90 की जरूरत नहीं हुई मुझे, अब 60 में ही मेरा काम चल गया। अगर प्रोटॉन कवर नहीं है इलेक्ट्रॉन से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कवर नहीं है, तो मेरा क्या होगा? 60 से काम चला जाएगा, यानी डाउन हो गई।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का वही डाउन है, तो सिग्नल कहां जाएगा, डाउन फील्ड। तो डी शील्डेड है मतलब प्रोटॉन कवर नहीं है, तो सिग्नल कम पे आ गया, और शील्ड है, कवर्ड है, यानी कि प्रोटॉन्स को कहां मतलब प्रोटॉन्स को फ्लिप करवाने के लिए मुझे शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और सिग्नल मेरा अप फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप किया तो सिग्नल अप फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डाउन किया तो सिग्नल डाउन फील्ड। ठीक है, चलो तो हम एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछता है, कोई ऑर्डर पूछता है आपसे कि बताइए CH3 बॉन्ड F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इन तीनों में से किसका सिग्नल अप फील्ड पर मिलेगा, सबसे ज्यादा अप फील्ड पर, और सबसे ज्यादा डाउन फील्ड पर किसका सिग्नल मिलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इससे खींच लिया इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके पास, कवर नहीं कर पाएंगे, इसको कवर नहीं कर पाएंगे तो डिशील्ड हो जाएगा और सिग्नल कहां मिलेगा, डाउन फील्ड की तरफ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाउन फील्ड कौन मिला, ये। अगर Br की बात करें तो तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Br की है, तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये खींच रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है, उतना नहीं खींच पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन है अभी भी इसके पास जो इसको कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप करना पड़ेगा और सिग्नल मिलेगा अप फील्ड की ओर। तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करूं और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इस कार्बन की, और यहां इस कार्बन की परसेंट एस कैरेक्टर कम, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये कार्बन, सॉरी अच्छे से लिखती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, चारों इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, कवर नहीं कर पाएंगे, इसको कवरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, कवर नहीं कर पाएंगे, डिशील्डेड हो गया, मतलब सिग्नल कहां मिलेगा, डाउन फील्ड पर मिलेगा। कहां मिलेगा, अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की बात करती हूं, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, इसके पास रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कवरिंग अच्छे से रहेगी, तो सिग्नल कहां मिलेगा, अप फील्ड पर मिलेगा। तो अगर इन दोनों में बात करते हैं एल्काइन और एल्केन, तो किसका सिग्नल अप फील्ड पर मिलता है, किसका डाउन फील्ड पर मिलता है, एल्कीन का डाउन फील्ड पर मिलेगा और एल्केन का कहां मिलेगा, अप फील्ड पर मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई लगेगा तो क्या होगा, माइनस आई लगेगा तो क्या होगा। एक्चुअल में अपन को तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन कवर कर रखा है प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉनों ने, तो छुप के बैठा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन शील्डेड है, छुप के बैठा हुआ है, तो रेजोनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी और सिग्नल कहां मिलेगा, अप फील्ड पर मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इफेक्ट देखें, वॉन्डर वॉल डीशील्डिंग या वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ओवर क्राउडेड जो मॉलिक्यूल है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल्स में लगता है ये वॉन्डर वॉल डीशील्डिंग। तो ओवर क्राउडेड जो मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए बेंजीन है, यहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ABCDE ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होते ही हैं, आपको पता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक मैंने बेंजीन एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो है ही सबके पास। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जैसे जो ये प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन है, क्या है ये प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ रही है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो आपस में इसको क्या, जो वो इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जिसको कवर कर रखे हुए। कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो उसको कवर करे हुए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर पास में क्या है, ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन एंड जो मतलब बल्की ग्रुप है, इसको बल्की ग्रुप बोल सकते हैं, भारी समूह, बल्की ग्रुप, बड़ा समूह, भीड़ भाड़ वाला समूह। ठीक है, बल्की ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स एंड
प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे को आपस में रिपेल करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। अब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आए क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ वाला ग्रुप है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करने लगी, ये इसको उधर धक्का देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर धक्का देगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को कवर नहीं कर पाते, इससे दूर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बल्कि ग्रुप पास में आया तो आपस में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन को कवर नहीं कर पाते और दूर भाग जाते हैं। ठीक है, रिपेल हो जाते हैं क्योंकि माइनस माइनस के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, रिपल्शन होगा, तो ये दूर भाग जाएंगे। अब दूर भाग जाएंगे तो प्रोटॉन को कवर नहीं कर पाएंगे। अब जब प्रोटॉन को कवर नहीं कर पाएंगे मतलब डी शील्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी शील्डेड। प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, डी शील्डेड। और आपको पता है डी शील्डेड सिग्नल डाउन फील्ड पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, डाउन फील्ड पर, और डेल वैल्यू मोर आएगी उसकी, तो इसीलिए इसको बोला वंडर वॉल डी शील्डिंग। तो क्योंकि क्या हो गई, डी शील्डिंग हो गई, इस वजह से ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल में डी शील्डिंग हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना, बिटवीन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बल्की ग्रुप। ठीक है, तो इस वजह से जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड की तरफ आ जाता है। तो ये हमारी वॉन डेर वाल्स डी शील्डिंग है। एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट, एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट, ये एन आइसोट्रॉपी, देखो एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसके मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट कौन कौन शो करता है, एल्कीन, बेंजीन, बेंजीन, एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो मैं 3 वीडियोस की बना चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर दिया। एल्कीन, एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सब चीज, ये तीनों वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप एक बार वहां जाके देखना, बहुत अच्छे से डिटेल में विद मॉडल में वहां पे उसको एक्सप्लेन किया है मॉडल से। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं बस थोड़ा सा सरफेसली समझाऊंगी, बाकी इनके अंदर एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट मैंने वहां पर समझा चुकी हूँ पूरे अलग अलग वीडियोस के अंदर, इनका अलग अलग वीडियो बना रखा है। ठीक है, चलिए, तो एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट होता क्या है पहले तो बस ये मैं समझाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको पता है मैंने बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के पास में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कवर किए होते हैं। वो कवर कैसे करते हैं, जैसे हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं, ये भी अपने मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे ही मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे इंड्यूस, कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैंने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों ने भी क्या कर लिया, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हाइड्रोजन को छुपा लिया। अरे बात समझ में, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो उन्होंने इंड्यूस किया है उसके अंदर हाइड्रोजन को छुपा लिया, शील्ड कर लिया, और हाइड्रोजन को शील्ड कर लिया, जैसे सिग्नल कहां गया मेरा, अप फील्ड की तरफ गया। कहां गया, अप फील्ड की तरफ। इसी तरह अगर हमारा पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड, वो तो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा पाई, अगर इसी तरह हमारा पाई बॉन्ड हो, उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगी, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ठीक है, और चारों चक्कर लगाने लग जाएंगे। जैसे ये लगाया तो पाई इलेक्ट्रॉन ने अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया और चारों ओर चक्कर लगाया, ऐसे चारों ओर चक्कर लगाया। अब इस चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इतने एरिया में उन्होंने, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इतने एरिया में अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया, इतने एरिया में, सपोज करो इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया। अब ये अगर प्रोटॉन है, अगर इसके अंदर छुप रहा है, अगर अंदर छुप रहा है इसके अंदर, तब तो वो शील्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाहर है तो वो डीशील्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीशील्डेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही प्रोटॉन को शील्ड करेंगे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं कि वो प्रोटॉन को शील्ड कर दे कि उल्टा डीशील्ड कर दे। आ रही बात समझ में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं कि वो प्रोटॉन को शील्ड करे कि डीशील्ड करे। प्रोटॉन को क्या करे, शील्ड करे कि डीशील्ड करे। डिपेंड करता है प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है, प्रोटॉन की स्थिति क्या है। प्रोटॉन अगर अंदर है तब तो शील्ड हो जाएगा, प्रोटॉन अगर बाहर है तो डीशील्ड हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो डिपेंड करता है प्रोटॉन्स की क्या पोजीशन है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा शील्डिंग और डीशील्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन की।
पाई इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग और डीशील्डिंग डिपेंड कर रही है प्रोटॉन्स की पोजीशन पर। यहां तक समझ में आ गया? तो सिग्नल शील्ड जो हमारा जो सिग्नल है वो अप फील्ड पर भी जा सकता है और डाउन फील्ड पर भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके 3 एग्जांपल है, एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड, ठीक है। इनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है वो शील्ड नहीं हो पाता और डी शील्डेड हो जाता है, तीनों में डी शील्डेड हो जाता है। यानी कि इस तरह से चक्कर लगाते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहीं और ही रहती है, बाहर रहती है, और ये चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है कि एक स्थिति में क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड, ये जो हमने हालांकि मैंने समझा रखा है इसको पहले भी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड, जो से इंड्यूस्ड किया मैग्नेटिक फील्ड, ये एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उल्टा हाइड्रोजन को बचाने की जगह, छुपाने की जगह, इधर छुपाने की जगह वो क्या कर देते हैं, उसको और ज्यादा डीशील्डेड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दोनों की दिशा एक ही हो जाती है, ठीक है। वो मैंने समझा रखा है कैसे, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन तीनों का एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एल्कीन में, बेंजीन में और एल्डिहाइड में मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड में मिलेगा, बेंजीन में मिलेगा और एल्कीन में मिलेगा। इसका मैं भी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। देखिए अब अगर बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर तीनों की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, डेल वैल्यू का, डेल वैल्यू का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा कि भाई हम जानते हैं परसेंटेज कैरेक्टर, सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर इसमें मिलता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर इसका है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा प्रोटॉन से और सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड पर। डाउन फील्ड का मतलब मोर डेल वैल्यू। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ऑर्डर डेल वैल्यू का ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्काइन की सबसे ज्यादा डेल वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो कवर नहीं कर पाएगा प्रोटॉन्स को और डीशील्डेड हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता नहीं है। एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी कि एल्काइन की डेल वैल्यू सबसे ज्यादा होने की बजाय किसकी है डेल वैल्यू, एल्कीन की सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसका कारण है स्पेस इफेक्ट, या हमने बताया ना स्पेस इफेक्ट, या दूसरा और क्या नाम था इसका, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। मैंने कहा था कि जब पाई बॉन्ड चक्कर लगाते हैं, जब पाई बॉन्ड चक्कर लगाते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि वो सिग्नल को क्या कर दे, अप फील्ड भेज दिया, डाउन फील्ड। या हम कह सकते हैं कि जब वो पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगता है तो कोई पता नहीं कि जो प्रोटॉन है वो शील्ड हो या डीशील्ड। तो हालांकि मैंने एल्काइन का भी वीडियो बना रखा है अलग से एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का, और एल्कीन का भी समझा रखा है कि किस तरह से चक्कर लगाते हैं वहां पे वो। तो अब एल्कीन के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड इस तरह से चक्कर लगाते हैं कि प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाते हैं। जबकि एल्काइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं कि प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो पाई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो डिपेंड करता है प्रोटॉन की पोजीशन के ऊपर कहां है। तो इसमें प्रोटॉन की पोजीशन सही दिशा में होती है, शील्ड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन की पोजीशन शील्ड ना होने की वजह बाहर चले जाते हैं प्रोटॉन, तो वो डी शील्डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या आएगा, सबसे ज्यादा एल्कीन की, देन एल्काइन, देन एल्कीन, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें एक एग्जाम्पल और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर बात करें एल्कीन, अब ये तो पता चल गया आपको कि एल्काइन तो भाई अप फील्ड पर ही जाने वाला है। एल्काइन में प्रोटॉन शील्ड हो जाती है ना। एल्कीन में डी शील्डिंग होती है, आपको पता है, अभी मैंने बताया। बेंजीन के अंदर C6H6 बेंजीन के अंदर डी शील्डिंग होती है प्रोटॉन्स की, और एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। अब देखिए इनमें भी सबसे ज्यादा ये भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, sp2 कार्बन है, और ये भी sp2 कार्बन है, सारे sp2 कार्बन है। बट कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा डीशील्डिंग किसकी हुई है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे ज्यादा जो डेल वैल्यू आने वाली है वो एल्डिहाइड की आने वाली है, उसके बाद बेंजीन की, और सबसे कम एल्कीन, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर रिंग करंट इफेक्ट लगता है। इन दोनों के अगर कंपैरेटिवली इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे रिंग करंट इफेक्ट लगता है, रिंग करंट इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं बेंजीन में कि सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड, मतलब वहां डीशील्डिंग ज्यादा होती है। वो मैंने समझा रखा है आप लोग को, मॉडल से मैंने समझा रखा है, वहां देखना आप जाके कैसे डीशील्डिंग होती है। तो एल्कीन और बेंजीन की अगर बात करते हैं
तो बेंजीन में रिकरेंट इफेक्ट भी लगता है और एल्कीन में नहीं लगता, ठीक है। तो इस वजह से जो बेंजीन है उसकी प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग होती है, तो सिग्नल का होता है डाउन फिनोटेन वैल्यू ज्यादा आती है, जो कि एल्कीन की इतनी नहीं आती। अगर इन दोनों में बात करें बेंजीन और एल्डिहाइड पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक तो पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है प्रोटॉन से, ये इस वक्त प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर इस तरह से लगा ही नहीं है कि उनका क्या हो रहा है, डीशील्डिंग हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर इस तरह से लगा रहे हैं कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को शील्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज क्या हो गई, ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है इससे, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसमें माइनस जेड आ जाएगा, उस पर प्लस जेड, मतलब इस कार्बन के या हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई, किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पे दो इफेक्ट लग गए, तो इसलिए ये ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड की, उसके बाद बेंजीन की, देन एल्कीन की, ठीक है। तो ये ऑर्डर पे आप लर्न करना। तो हमारा ये आज खत्म हो गया इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट, ठीक है। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।